Hello everyone, welcome to the Competition Cruise, a one-stop solution for all competitive examination. मेरा नाम है सौरभ और आज के एडिटोरियल सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं इस चैनल पे प्रतिदिन भारत के सबसे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर द हिंदू के एडिटोरियल्स लेकर आता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं इंग्लिश की नॉलेज के साथ साथ आप सब में करंट टॉपिक की गहरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूं। हमारे चैनल का मोटो है बिलीव इन प्रोसेस। तो आइए हम पे बिलीव कीजिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए, हम लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। चैंपियन एथलीट डेविड गॉगिन्स कहते हैं, नो वन इज गोइंग टू कम हेल्प यू, नो वन कमिंग टू सेव यू। कोई भी आपकी मदद करने नहीं आने वाला, ना ही कोई आपको बचाने के लिए आने वाला है। तो खुद के सहायक खुद बनिए, उठिए, जागिए, मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। चलिए चलते हैं आज के एडिटोरियल पे। स्क्वायर वन on the 2024 US presidential election on a Biden-Trump rematch। 2024 में भारत के साथ साथ अमेरिका में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में। वहाँ हर 4 साल पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो उस इलेक्शन में बिडेन एंड ट्रम्प, जो बिडेन जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं और डोनाल्ड ट्रम्प दोनों आमने सामने हैं। चल पढ़ते हैं आगे और गहराई से एनालिसिस करते हैं। बोथ रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स नीड अल्टरनेटिव वॉइसेस टू आर्टिकुलेट देयर विजन। देखिए, यूएस द्विपक्षीय दो पार्टियों वाला देश है। वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दो ही पार्टीज़ हैं। तो इन दोनों ही पार्टीज़ को अपने विज़न को, अपनी आवाज़ को, अपने चलने के तरीके को, अपने एटीट्यूड को आर्टिकुलेट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ से अल्टरनेटिव वॉइसेस नहीं सामने आ रही हैं। अल्टरनेटिव वॉइसेस का मतलब जो बिडेन एंड डोनाल्ड ट्रम्प दोनों ही पूर्व राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रम्प पूर्व राष्ट्रपति हैं और जो बिडेन वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। तो इन दोनों में ही कॉन्टेस्ट हो रहा है, कोई एक अल्टरनेटिव विजन, अल्टरनेटिव वॉइस सामने नहीं आ रही है। ओके, एडिटोरियल में आगे बढ़ने से पहले चलिए चलते हैं आगे, जरा सा समझ लेते हैं इस विषय वस्तु को। बाईं तरफ जो आपकी स्क्रीन पे है, यह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जो 2016 से 2020 के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे और अमेरिका फर्स्ट का नारा इन्होंने दिया था। अमेरिका को फिर से महान बनाने के सपने के साथ बाकी देशों से ध्यान हटाकर अपने देश पर ध्यान आकर्षित करने की मंशा के साथ ये सत्ता में आए थे। और दाहिनी ओर जो आपकी स्क्रीन पे है, इन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन इज जो बिडेन, हु इज़ अ डेमोक्रेटिक पार्टी कहेंगे और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इन्होंने अमेरिका की इकॉनमी के लिए काफ़ी कदम उठाए हैं। एक टर्म बहुत ही चर्चे में है, बाइडेनॉमिक्स। कभी किसी वीडियो में इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन करने की चीज़ें हैं, आपको बताऊंगा। जो बिडेन ने इकॉनमी को इस तरह से चेंज किया है कि वर्तमान में अमेरिका में प्रत्येक अनएम्प्लॉयड पर्सन के पास 2 जॉब ऑफर्स हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि ये इकॉनमी इतनी वाइब्रेंट इन्होंने बनाई है कि जितनी वैकेंसीज हैं उससे कम लोग हैं वहाँ पे। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है किसी इकॉनमी के लिए। तो बायोनॉमिक्स इसीलिए काफ़ी चर्चे में है। तो ये डेमोक्रेट से हैं और डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन से। चलिए आइए देखते हैं अमेरिका है कहाँ पे। देखिए, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स इसे क्यों कहा जाता है?
क्योंकि इसमें 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स। ओके, ये दुनिया का सबसे वाइब्रेंट फेडरल रिपब्लिक है। ये पूरी तरह फेडरल स्ट्रक्चर वाला है, यानी कि इसके 50 राज्य एक समझौते के द्वारा अमेरिका में शामिल हुए हैं। ओके, यहाँ पे न्यूयॉर्क है, दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक। ये वॉशिंगटन डीसी है। ओके, वॉशिंगटन डीसी जो कि वॉशिंगटन ही अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पे वहाँ की राजधानी का नाम वॉशिंगटन रखा गया है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आप जान लीजिए। लास वेगास यहाँ पे है, ये लॉस एंजलिस है, जिसके बारे में आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज़ में काफ़ी सुना होगा। तो लॉस एंजलिस है। इसके अलावा मियामी का पोर्ट काफ़ी फेमस है, काफ़ी चर्चे में रहता है, वो इस जगह पे है। ओके, चलिए अब देखते हैं इसके पड़ोसी देशों को। ये कनाडा है, जिसके साथ अभी भारत का कुछ विवाद भी चल रहा है। कनाडा बहुत लंबी सीमा, दुनिया की सबसे लंबी सीमा साझा करती है यूएस के साथ। ओके, और यूएस और अमेरिका के बीच की सीमा रेखा काफ़ी प्रसिद्ध है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये 49th पैरेलल लाइन है, 49वीं समानांतर रेखा। यही डिसाइड करती है, यही डिफाइन करती है यूएस एंड कनाडा के बीच की सीमा रेखा को। ओके, इसके नीचे की ओर है मैक्सिको। मैक्सिको जो लैटिन अमेरिका का एक देश है। इसके अलावा इसकी पूर्वी छोर पे अटलांटिक ओशन स्थित है। अटलांटिक महासागर जो दुनिया का सबसे खतरनाक महासागर भी कहा जाता है, तथा इसके बाईं ओर पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, इंडो पैसिफिक ऐसे भी आजकल बहुत चर्चे में है। तो पैसिफिक ओशियन इसके बाईं ओर है। ध्यान दीजिएगा कि इसके अलावा अलास्का का क्षेत्र भी यूएस का ही है, और अमेरिका या यूएस दुनिया की सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसीज में से एक है। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भी है, सबसे बड़ी इकॉनमी भी है। ओके, उसका डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का सबसे मजबूत है। ओके, चलिए अब चलते हैं वापस एडिटोरियल पे। साथ ही साथ सबसे पुरानी डेमोक्रेसी भी उसे कह सकते हैं वर्तमान समय की। ठीक है, चलिए 1757 में वो आज़ाद हुआ था इंग्लैंड से ही। विद द एग्जिट ऑफ निकी हेली, फॉर्मर गवर्नर ऑफ साउथ कैरोलिना, साउथ वहाँ 50 राज्य में से एक है साउथ कैरोलिना, वहाँ की गवर्नर थी निकी हेली। वो एग्जिट कर गई हैं, वो बाहर हो गई हैं राष्ट्रपति चुनाव की रेस से, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस से। वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू होते हैं। वहाँ पे लोग डायरेक्ट वोट करते हैं अपने प्रेसिडेंट को। ओके, फ्रॉम द यूएस रिपब्लिकन, आप ये फ़र्क समझिएगा कि डायरेक्ट वोटिंग और इनडायरेक्ट वोटिंग में क्या फ़र्क होता है। जैसे हम अपने प्रधानमंत्री का चुनाव स्वयं नहीं करते, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का अर्थ ये होता है कि हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुनते हैं, हम वोट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए करते हैं, वो मिल करके अपने नेता को चुनते हैं जो कि देश का प्रधानमंत्री होता है। इसके उलट यूएस में होता है कि लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप या जो बिडेन के नाम पे करेंगे, है ना। और वहाँ पे राष्ट्रपति का पद का चुनाव इसी तरह होगा, राष्ट्रपति के पदासीन व्यक्ति का। चलिए, फ्रॉम द यूएस रिपब्लिकन नॉमिनेशन race for the 2024 presidential election, the country is now set to witness a rematch in the 2020 contest. जब यूएस का रिपब्लिकन नॉमिनेशन जो था पहले का, रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनेशन 2024 के रेस से बाहर हो गए हैं, तो अब ये निश्चित है कि एक रिमैच होगा। 2020 में जो कॉन्टेस्ट हुआ था वो फिर से कॉन्टेस्ट होगा। 2020 में भी यही दोनों सामने थे।
जो इनकम्बेंट थे पहले के, उनके चैलेंजर जो हैं, और अभी के जो इनकम्बेंट हैं, इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान में जो पद पे आसीन होता है। तो वर्तमान में अभी पद पे आसीन हैं ऑब्वियसली जो बिडेन, और पहले के उनके चैलेंजर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रम्प। चलिए आगे। इट इज़ हार्डली अ सरप्राइज दैट द कॉन्टेस्ट हैज़ रिवर्टेड टू दिस मैचअप येट अगेन। ये सरप्राइज़ की बात नहीं है कि ये जो कॉन्टेस्ट है, ये जो लड़ाई है, ये जो चुनाव है, वो वापस रिवर्ट होकर के वहीं पहुंच गया है, उसी मैचअप पे पहुंच गया है। गिवन दैट ये देखते हुए देयर आर ऑल दी टू लीडर्स who have made the cuts as viable candidates for their respective parties over the many months on the campaign trail। क्योंकि ये दो लीडर्स ही हैं जिन्होंने स्पष्टता से अपने कैंडिडेचर को प्रस्तुत किया अपने अपनी पार्टीज़ की ओर से इस पूरे कैंपेन ट्रायल में। On the Republican side, Mr. Haley likely reflected the hopes of some among those who stood for the conservative values of the Republican Party mainstream, which is facing an unprecedented challenge from the Mr. Trump and his nativist populist style of politics। ध्यान दीजिएगा, रिपब्लिकन की ओर से ध्यान दीजिएगा कि रिपब्लिकन की ओर से ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे हैं, और निकी हेली भी उन्हीं के तरफ से रिप्रेजेंट करने वाली थी, क्योंकि उनकी पार्टी के बीच में एक चुनाव होता है, तब जाकर के वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। तो ऑन द रिपब्लिकन साइड में मिस हेली जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही थी एक आशा की किरण, सम रे ऑफ होप, उन लोगों के बीच में जो रिपब्लिकन पार्टी के मेन स्ट्रीम में जो कंजर्वेटिव वैल्यूज़ हैं, जो कि रूढ़िवादी वैल्यूज़ हैं, जो कि पुराने ख्यालात हैं, पुरानी सोच है, उसके अगेंस्ट खड़ी हुई थी, अपनी ही पार्टी के पुरानी सोच के विरुद्ध खड़ी हुई थी। ठीक है, रे ऑफ होप थी। Which is facing an unprecedented challenge। जो ये खड़ी हुई, उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज फेस किया मिस्टर ट्रंप से और उनके नेटिविस्ट पॉपुलिस्ट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से। ध्यान दीजिएगा कि नेटिव का मतलब होता है हमारे पैतृक, हमारे पूर्वज, और पॉपुलिस्ट का मतलब होता है जो लोकप्रिय हो। तो डोनाल्ड ट्रंप के तरीका ऐसा है कि वो नेटिव अपने पूर्वजों को बहुत, अपने अमेरिका के पूर्वजों को बहुत महान बताते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये पॉपुलिस्ट हो रहा है। महान बताने की बात मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसे इस नज़रिए से समझिएगा कि ये निगेटिव वे में हो रहा है, कि वो आगे की तरफ ना देख करके पीछे की तरफ देख रहे हैं। एक बेहतर और वाइब्रेंट यूएसए और बेहतर डेमोक्रेसी बनाने के बदले वो पीछे की ओर देख रहे हैं कि जैसा पहले था हम वैसा बनाएंगे। ओके, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यही उनका नारा भी था, स्लोगन था। Nevertheless, voters at the primaries and caucuses clearly leaned toward Mr. Trump, perhaps under the assumption that he had left behind at the end of his term in the Oval Office an unfinished political agenda to make America great again। वही बात फिर से आ गई। वोटर्स जो प्राइमरीज या फिर कॉकसेस में हैं, जो मीटिंग्स में, जो कि अलग अलग डिस्कशंस में देखे जाते हैं, जो प्राथमिक स्तर के वोटर्स हैं, वो लीन टुवर्ड्स हैं, यानी आगे वो बढ़ के झुकाव देखते हैं मिस्टर ट्रंप की तरफ, और शायद इस एजम्पशन में यह सोच करके कि उन्होंने जो छोड़ा था 2016 से 20 के टाइम में, जो वो काम अधूरा छोड़ के गए थे अपने वो एंड ऑफ टर्म में, उस अनफिनिश्ड पॉलिटिकल एजेंडा को वो पूरा करेंगे, जो एजेंडा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ओके, ऑन द डेमोक्रेटिक साइड, दूसरी ओर डेमोक्रेटिक साइड में चलते हैं, जहाँ पे जो बिडेन है एट 81 years of age, it is Mr. Biden's ability to yet again live up to the rigors of being in the office that remains a question mark even among the party faithful। डेमोक्रेटिक के साइड में कौन है कंटेस्टेंट? 81 साल के जो बिडेन, जिनकी एबिलिटी कि वो ऑफिस में लंबे टाइम तक, कितने टाइम तक बने रहेंगे, उनके अंदर कितना ऊर्जा बचा है, कितना उत्साह बचा है, कितनी हिम्मत बची है, वो एक क्वेश्चन मार्क पे है अपने पार्टी के अंदर भी। ओके, कि 81 साल के हैं वो, क्या वो अब वो काम को एनर्जी के साथ, इतने अच्छे के साथ काम कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन बना हुआ है।
Yet, more worrying about the perspective of the long term prospects of the Democratic Party is the fact that there has been no other leaders from among their ranks with the national stature and sufficient charisma to navigate the party through an election in which they are challenged by the likes of Mr. Trump. एक चीज़ जो बहुत वर्rying है, बहुत ही वर्रिंग है, वो ये पर्सपेक्टिव है, ये सोच है और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है। लंबी दूरी तक हम अगर देखें, लंबे नज़रिए से देखें, तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी के का ये फैक्ट है कि कोई दूसरा लीडर उस स्तर पे नहीं है, अमंग द रैंक्स नहीं है, उस स्तर पे नहीं है जो नेशनल स्टेचर का हो या फिर सफिशिएंट करिश्मा लेकर आया हो, जिसके अंदर वो अट्रैक्शन हो, करिश्मा हो यानी अट्रैक्शन हो, कि वो पार्टी को नेविगेट कर सके, पार्टी को दिशा दिखा सके इलेक्शन में या लीड कर सके इलेक्शन में। नेविगेट का मीन्स लीड, ओके, which they are challenged by the likes of मिस्टर ट्रम्प, जिसको उन्होंने चैलेंज किया है, जिस ताकि वो चैलेंज कर सकें मिस्टर ट्रम्प जैसे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के साथ। While polls have been while polls have given Mr. Trump a robust lead over Mr. Biden at this stage in the election cycle, the outcome of the political clash between the two men will depend on factors such as voters' turnout and the preference of independent voters in swing states, and the impact that the many legal cases against Mr. Trump could have on his ability to campaign and persuade voters that he is a victim of a conspiracy by the by the by the Democrats. Sorry. While polls have given, polls से मिस्टर ट्रंप को एक मजबूत लीड दिया है बिडेन के ऊपर फिलहाल तक। इस स्टेज पे इलेक्शन साइकिल के जो आउटकम है पॉलिटिकल क्लास का इन दो व्यक्तियों के बीच, वो डिपेंड करेगा कई सारे फैक्टर्स के ऊपर। जो इलेक्शन के महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं वहाँ पे, उनके ऊपर ये बताया जा रहा है। पहला ये कि वोटर टर्नआउट, वोटर कितने वोट गिराने जा रहे हैं। द प्रेफरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वोटर्स इन स्विंग स्टेट्स, स्विंग स्टेट्स में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो किसी भी तरफ जा सकते हैं, या तो रिपब्लिकन की तरफ या डेमोक्रेट की तरफ, तो उनमें इंडिपेंडेंट वोटर्स किस तरफ जाते हैं, किनको वोट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एंड द इम्पैक्ट ऑफ मैनी लीगल केसेस, और मिस्टर ट्रम्प जो हैं वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी वाले पर्सन हैं, उनके ऊपर कई केसेस अभी भी चल रही हैं। तो उन केसेस का इम्पैक्ट, लीगल केसेस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है मिस्टर ट्रम्प की एलिजिबिलिटी के ऊपर, ये कि वो कैंपेन में उनको ये दिखाना पड़ेगा कि उनकी एबिलिटी कैंपेन में लड़ने की कैसी है, और वो वोटर्स को कितना परसुएड कर पाते हैं, कितना मना पाते हैं। परसुएड करना मतलब मना कर पाते हैं, समझा पाते हैं कि उनके खिलाफ डेमोक्रेट्स ने कॉन्स्पिरेसी की, डेमोक्रेट्स ने उनके खिलाफ साजिश रच के उनको फंसाया है, वो कितना ये समझा पाते हैं। The absence of alternative leadership in both parties beyond the two current contestants suggests that the politics in America has not moved past pre-existing conditions of partisan deadlock, even though it is abundantly clear that the business as usual politics does not serve the US national interest। जो वहाँ पे अल्टरनेट लीडरशिप उग के नहीं सामने आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप पुराने ही हैं, जो बिडेन पुराने ही हैं, कोई नई अल्टरनेटिव वॉइस जो सामने नहीं आ रही है दोनों ही पार्टी के बीच से, वह एक वो ये प्रस्तुत करता है, वो ये दिखाता है कि अमेरिका का पॉलिटिक्स हैज़ नॉट मूव्ड प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, पहले के पार्टीजन डेडलॉक से वो हटा नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस पे ही टिका हुआ है, पुरानी विषय वस्तु पे ही टिका हुआ है। इवन दो भले ही इट इज़ एबरेंटली क्लियर, भले ही एकदम स्पष्ट हो कि बिजनेस एज यूजुअल पॉलिटिक्स डज नॉट सर्व यूएस नेशनल इंटरेस्ट, जबकि ये क्लियर हो चुका है कि हमेशा की तरह जो पॉलिटिक्स होता रहा है, पुरानी पॉलिटिक्स जो होती रही है, वो यूएस के नेशनल इंटरेस्ट को, जो यूएस के राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं कर सकती। द बेस्ट दैट द कंट्री कुड होप फॉर इन द नेक्स्ट इलेक्शन साइकिल perhaps is for alternative voice within both parties to articulate a new vision undergirding the American dream, a brand of leadership that embraces the new paradigm of national and global politics today.
सबसे बेस्ट ये होगा कंट्री के लिए कि वो आशा करें कि नेक्स्ट इलेक्शन साइकिल में एक अल्टरनेटिव वॉइस सामने आए दोनों ही पार्टीज से, एक नए विज़न के साथ जो अमेरिकन ड्रीम्स को एक नए तरह से प्रस्तुत करे, ए ब्रांड ऑफ लीडरशिप एम्ब्रेस करे, एक नए पैराडिज्म को, एक नए परिवर्तन को नेशनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स में। आज बदलते दौर के साथ अमेरिका की इकॉनमी में, अमेरिका के पॉलिटिक्स में ऐसे पर्सन्स आए जो बेहतर विज़न के साथ, बेहतर लीडरशिप के साथ चेंज वे में चीज़ों को लीड करें, ऐसी आशा ऑथर ने की है। अब चलते हैं आज के वोकैब पे। पहला वर्ड है वाइबल। वाइबल का मतलब होता है लीगल, जो सही हो, जो करेक्ट हो। जैसे कि इसके लिए मैं एक सेंटेंस आपको एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ। व्हाट इज़ योर वाइबिलिटी प्लान फॉर मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन? ओके, आपका वाइबिलिटी प्लान क्या है? आपको इस सफलता का प्लान क्या है? आप सफल प्लान कैसे बनाएंगे जो कि भारत को कैसे महान किया जाए? ओके, रिवर्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। ओके, जो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ या कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्स्टिकल्स आते हैं जब हमारे किसी रास्ते में, तो उसे रिवर्स कहते हैं। करिश्मा का मतलब होता है ऑब्वियसली जो मैंने कहा, चार्म, अट्रैक्शन। ओके, चौथा है डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब होता है जब दोनों ओर से रस्साकशी का खेल चल रहा हो, दोनों तरफ से दोनों ही लोग या दोनों ही गुट एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा हो पर कोई पा ना सका हो। गतिरोध का, डेडलॉक का मतलब होता है जब वो ब्रेक इवन पॉइंट हो, दोनों ओर से लड़ाई चल रही हो पर कोई किसी के ऊपर हावी ना हो। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। बहुत अच्छा वर्ड है ये, आप सभी लोग इसे कई बार सुनेंगे। इंडिया इज़ अ रोबस्ट डेमोक्रेसी और रोबस्ट इकोनॉमी। इंडिया सेमीकंडक्टर नेशन विल मेक इंडिया अ रोबस्ट इकोनॉमी। ओके, सिक्स्थ है कॉकसेस, मीटिंग या असेंबली को ये कहते हैं। ओके, होप कि आप लोग ये वर्ड बहुत अच्छे से समझे होंगे। इन वर्ड्स के ऊपर सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए, इससे आपके अंदर इंग्लिश की समझ और इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करने की कैपेबिलिटी डेवलप होगी। तो ये था आज का एडिटोरियल सेशन। आशा करता हूँ आप सबने इसे पसंद किया होगा। हमसे किसी भी प्रकार की सहायता के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे एडिटोरियल के सेशन और बाकी सभी वीडियोस अपलोड की जाएंगी। थैंक यू सो मच।